नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक दिन में 2 बार स्वागत, आखिरकार आप डिजर्व करते हैं क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी मेंटेन किए हुए हैं, लगातार वीडियोस देख रहे हैं। मैपिंग का वीडियो या तो अभी तक अपलोड हो चुका होगा या जब तक मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ तो अपलोड हो जाएगा, तो उसके लिए तो आप निश्चिंत रहिएगा, बाकी के पार्ट भी जल्दी ही आ जाएंगे। देखिए, जब क्वालिटी कंटेंट देते हैं तो मेहनत लगती है और मेहनत के लिए थोड़ा समय तो चाहिए ही होता है। खैर, अभी जो हमारी ये वीडियो है इसके तहत टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर पर हम चर्चा करते हैं। आपको पता है 5 बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर हम इस वीडियो में बातचीत करते हैं। आप मेरी फैमिली का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं कि जब भी मैं डेली आपसे मिलती हूँ तो खुश हो जाती हूँ और मुझे इतना अच्छा लगता है ये कहते हुए कि मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअल में लगता है कि हम लोग साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा, एक छोटी सी सूचना है आपके लिए कि संस्कृति आईएएस ने अपनी इस फैमिली के लिए 3 इनिशिएटिव फिलहाल चलाए हुए हैं। पहला देखिए, मैपिंग रिवीजन है जो कि यूपीएससी 2022 के लिए है। दूसरा इनिशिएटिव जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं ये डेली करंट अफेयर का इनिशिएटिव है और मेरी टीम का ये विजन रहा है कि 2023 के एग्जाम के लिए हम 1.5 साल का पूरा करंट अफेयर इस प्रोग्राम के थ्रू कवर करा देंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम फॉर योर करंट अफेयर प्रिपरेशन, इसको डेली ज़रूर देख लीजिएगा। तीसरा जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो भी हमने टॉपिक को पढ़ा है उस पर 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का है। पहले आप चीज़ों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद खुद को चेक करने के लिए कितना आपको समझ आया है, कितना आप याद रख पा रहे हैं, 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इस तरीके से आपकी जो तैयारी है वो पूरी हो जाएगी। दोनों, और मैं कहूँगी तीनों ही प्रोग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले एक और ज़रूरी सूचना है, मेरे पास इंफॉर्मेशन काफ़ी रहती है आपको बताने के लिए। तो देखिए, संस्कृति आईएएस जीएस फाउंडेशन का एक कोर्स लॉन्च कर रहा है। इसमें क्लासेस आपको ऑफलाइन तो मिलेंगी, स्वाभाविक है, लेकिन लाइव क्लासेस भी आपको मिलेगी। मतलब देश के किसी भी हिस्से में बैठकर अगर आप बिना दिल्ली आए तैयारी करना चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के माध्यम से इंडिया की टॉप फैकल्टीज़ के द्वारा पढ़ाई कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं आपके मन में होंगी, फीस क्या है, एडमिशन कैसे लूँ, तो इन सब के लिए मेरी टीम बैठी है। एक नंबर आपको दिया गया है, स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस पर कॉल कीजिए, उनके द्वारा आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। संस्कृति आईएएस की वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, चीज़ों के बारे में जानकारी वहाँ से भी मिल जाएगी। इसके अलावा देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आप देखिएगा ऐप का लिंक दिया हुआ है, तो संस्कृति आईएएस की ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में देखिए, यहाँ कहीं एक आई बटन होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, बट जहाँ भी आएगा उस पर जो हमारे मैप की वीडियो का पहला पार्ट है वो मैं लगा दूंगी। तो अगर आपने भी नहीं देखा है उसको देख लीजिएगा। 3 पार्ट बाकायदा अपलोड हो चुके हैं और तीनों ही पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक से। स्क्रीन पर अपना पहला टॉपिक देखिए, अंतरराज्यीय परिषद का पुनर्गठन। ये आखिर चर्चा में क्यों है? देखिए, द हिंदू में आया कि सेंटर रिकॉन्स्टिट्यूट्स इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, अमित शाह टू बी द चीफ ऑफ कमेटी। यानी कि जो राज्य है, केंद्र सरकार है, मतलब जो हमारी स्टेट है, भारत स्टेट, स्टेट वर्ड देखिए एक देश के संदर्भ में भी यूज़ होता है और इंडिया में तो ये राज्यों के संदर्भ में भी यूज़ होता है, जो फेडरल की यूनिट्स हैं। खैर, ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट थी। देखिए, भारत में अभी फिलहाल जो अंतरराज्यीय परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल है, इसका पुनर्गठन किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए इसको देखिए लाया गया है। ये कोई नई शुरुआत नहीं है, बहुत पहले से ऐसा होता आ रहा है। ये इसकी जो गठन है ये किया क्यों गया है? देखिए, बहुत सारे राज्य हैं एक देश के अंदर, लेकिन ज्योग्राफी के रूप से कह सकते हैं आप वो थोड़े अलग अलग भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक जैसे हित भी रखते हैं, कहीं ना कहीं उनमें विवाद भी होते हैं, कहीं ना कहीं उनकी समस्याएं समान है तो समाधान भी समान हो सकते हैं। तो इन सारे मुद्दों को क्या बातचीत से हल नहीं किया जा सकता? तो राज्यों के साथ बातचीत की जा सके, केंद्र की साथ ही राज्यों की आपस में बातचीत की जा सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी है और यही प्लेटफॉर्म है अंतर्राज्यीय परिषद। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है।
तो देखिए, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, जबकि विधानसभा वाले सभी राज्य और वो यूनियन टेरिटरीज जिनके अंदर विधानसभा है उनके मुख्यमंत्री, और जहाँ पे देखिए विधानसभा नहीं है उन यूनियन टेरिटरीज के जो प्रशासक होंगे, कमिश्नर्स होंगे, वो देखिए परिषद का सदस्य होते हैं। 10 केंद्रीय मंत्री अंतर्राज्यीय परिषद में स्थायी रूप से आमंत्रित सदस्य होंगे। तो ये हमें पता चल गया। अब देखिए, इस अंतर्राज्यीय परिषद की एक समिति भी होती है, उस समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो माननीय गृह मंत्री होंगे। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। इसके बाद देखिए, जो अनुच्छेद 263 है, यानी कि हमारा संविधान ही बात कर रहा है इस चीज के बारे में। जिस भी चीज के बारे में आर्टिकल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कह रहा है, आइए देख लेते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि निम्नलिखित मुद्दों पर जांच करने के लिए, चर्चा करने के लिए, आपस में सलाह मशविरा करने के लिए वो समय समय पर एक अंतर्राज्यीय परिषद को स्थापित कर सकते हैं। परमानेंट नहीं बना के रखने की जरूरत है, जब फील हो तब बना दो। कौन बनाएगा? राष्ट्रपति बनाएगा। किस अनुच्छेद के तहत बनाएगा? आर्टिकल नंबर 263। किस मुद्दों पे बनाएगा देख लेते हैं। पहला तो क्या है? विवाद। यदि राज्यों के मध्य कोई झगड़े उत्पन्न हो गए हों, भाई किसी बात पे लड़ लिए राज्य, ठीक है, और लड़ाई तो होती रहती है, हमने देखा है। दूसरा क्या है? कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो सकते हैं जिनमें कुछ या सभी राज्यों के या फिर संघ के या फिर संघ और उसके अलावा एक या एक से अधिक राज्यों के क्या हो, समान हित हो। सब कह रहे हो भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जैसे नॉर्थ पट्टी के जो राज्य हैं वो आपस में बातचीत करें, भाई पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, क्या कुछ किया जाए कि इसको कंट्रोल किया जाए और नागरिकों को परेशान भी ना करे। तो समान हित हो गया, ये समस्या है, इस पर एक सुझाव चाहिए, तो आपस में बातचीत की जा सकती है। फिर क्या है? लोक हित के ऐसे विषय जिन पर अनुशंसा करने, उस विषय के संबंध में पॉलिसी और साथ में कार्यवाही को और अधिक कैसे किया जाए इसकी अनुशंसा करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लिए इंटर स्टेट काउंसिल का गठन किया जा सकता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये भी तो पता होना चाहिए। आर्टिकल तो पता चल गया। इसकी स्थापना हुई 1990 में। दरअसल जो सरकारी आयोग था उन्होंने अनुशंसाएं दी थी, उन्होंने सिफारिशें की थी कि भाई इस तरह की एक इंटर स्टेट काउंसिल की जो स्थापना की जाए, और फिर देखिए राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। तो 2 वर्ड ध्यान रखेंगे, 263 आर्टिकल, सरकारी आयोग की अनुशंसाएं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। इसके बाद देखिए, हमने अभी यहाँ पर क्या बात की कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो गए हों तो ये काम कोई और भी तो करता है। सुना सुना लग रहा है ना? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट भी ये काम करता है। तो कहीं ना कहीं परिषद की जो शक्ति है वो क्या है? सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति का अनुपूरक है। सुप्रीम कोर्ट भी राज्यों के बीच झगड़े सुलझाने का काम करता है और ये परिषद भी करती है। लेकिन इस परिषद का जो एक आप कह सकते हैं नेचर है वो कैसा है? परामर्शदात्री निकाय है। ये सिर्फ सलाह देता है, एडवाइस देता है, एक्शन लेना मैंडेटरी नहीं है, राइट। तो ये था इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में। अब हम देखते हैं अपना सेकेंड टॉपिक क्या है? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। क्यों पढ़ रहे हैं? अगेन देखिए, एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज फेल 1% इन फाइनेंशियल ईयर 22। ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ जो पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड वाला होता है, DPIIT, ठीक है, इसके द्वारा देखिए बोला गया है। इन्होंने कहा है कि एफडीआई में, अच्छा मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता ही देती हूँ, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इंटरनल वर्ड भी है। तो इन्होंने बताया है, तो हमें पता होना चाहिए भाई एफडीआई फिर होता क्या है। तो देखिए, जो भारत के बाहर रहने वाले जो निवासी व्यक्ति हैं, यानी कि जो भारत के बाहर रहते हैं, जो कंपनियां हैं जो भारत से बाहर की हैं, वो भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसको विदेशी निवेश कहते हैं। सिंपल, बाहर से जो पैसा आया वो क्या है भाई? विदेशी पैसा है। अब देखिए, 2 तरीकों से पैसा आ सकता है। एक तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से, एक विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के माध्यम से। एफडीआई और एफपीआई ये क्या है हम समझेंगे। अच्छा, ये जो दोनों में अंतर बताया है ये किसी ने तो बताया होगा भी, किसी ने तो कहा होगा अगर ऐसा पैसा है तो एफडीआई है, अगर ऐसी इन्वेस्टमेंट है तो एफपीआई है। तो इसके लिए नाम याद रखिएगा, जो अरविंद मायाराम समिति थी उसका बेसिकली गठन किया गया था कि भाई आप एफडीआई और एफपीआई में स्पष्ट विभाजन कीजिए ताकि पता चले कि आखिर कौन सा धन क्या है, किस तरह की इन्वेस्टमेंट क्या है, राइट। अब उन्होंने देखिए बताया। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई के बारे में बात करते हैं। तो भारत के बाहर के जो निवासी व्यक्ति या कंपनी हैं उनके द्वारा गैर सूचीबद्ध या सूचीबद्ध भारतीय कंपनियों में, मुश्किल नहीं कीजिए, देश के बाहर से जब भारत की कंपनियों में 10% तक
या फिर उससे अधिक पूंजीगत निवेश, क्या चीज़ आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यानी कि आपका क्या है 10% या फिर उससे ज़्यादा, ठीक है, अगर किया जाए, क्या किया जाए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजीगत निवेश किया जाए या फिर उसके शेयरों की खरीदारी की जाए, तो ये एफडीआई होता है। अब जब आपने कैपिटल एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है अच्छा खासा, और जब आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो कहीं वो 10% से ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उस कंपनी के मालिकाना हक जो है आपको मिल जाते हैं और मताधिकार भी आपको हासिल हो जाता है। देखिए, जिनके पास शेयर होते हैं वो बोर्ड में बैठते हैं, बोर्ड डिसीजंस लेता है, तो कहीं ना कहीं वोटिंग पावर भी आपको हासिल हो जाती है। फिर देखिए, एफडीआई के माध्यम से जो विदेशी कंपनी है वो डायरेक्ट दिन प्रतिदिन के जो डेली काम हो रहे हैं घरेलू कंपनी के, उसमें सम्मिलित हो सकती है। भाई, जब आप मालिक ही बन गए एक तरीके से, तो जो डे टू डे हो रहा है उसमें आप दखल दे सकते हैं, राइट। अब इसके बाद दूसरा क्या आता है, एफपीआई। देखिए, जब बाहर का कोई व्यक्ति, विदेशी कोई व्यक्ति या कंपनी भारतीय कंपनी में 10% से कम का पूंजीगत निवेश यानी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है या शेयर वगैरह खरीदता है, तो उसको एफपीआई कहते हैं। हमें क्या ध्यान रखना है, ये 10% ध्यान रखना है। अगर देखिए 10% के जितना या फिर क्या है इससे ज़्यादा है तो आपका क्या हो जाएगा, एफडीआई हो जाएगा। अगर इससे क्या है कम है तो आपका क्या है, एफपीआई हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इन सबको रेगुलेट करने के लिए भाई कौन सा कानून है ये भी तो पता हो। तो देखिए, जो फेमा है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, यानी कि फॉरेन आपका, इसे आपका देखिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फीमा 1991 के तहत देखिए विदेशी निवेश का जो है रेगुलेशन किया जाता है, राइट। इतना आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ गए हुए हैं, क्वाड की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान में जो उनके काउंटर पार्ट्स हैं वो भी आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं भारत और जापान संबंध ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया टू ज्वाइन बाइडेंस न्यू ट्रेड इनिशिएटिव फॉर इंडो पैसिफिक रीजन। मैंने आपको बताया था ना कि एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इसको लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो है आए हैं और इसके बारे में हमने पढ़ा भी था, है ना। तो इसी कंटेक्स्ट में देखिए भारत और जापान के संबंध भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो देखिए, इस साल जो है दोनों देशों के जो राजनयिक संबंध हैं उनकी 70वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है, तो इसलिए भी एक तो ज़रूरी है। अगर 70वीं वर्षगांठ है तो क्या पता एग्जाम में पूछ ले। फिर देखिए, भारत में जो सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश होता है उसमें जो कुछ चुनिंदा बड़े देश हैं, जापान भी एक बड़े निवेशक के रूप में, बड़े इन्वेस्टर्स के रूप में शामिल है। वहीं दूसरी ओर जापान में भारत की तरफ से बहुत सारे कुशल श्रमिक जो है कार्यरत हैं, जापान में जाकर इंडियन वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं। फिर देखिए, पूर्व में जापान ने एक निर्णय लिया था कि भाई हम एक पर्टिकुलर अमाउंट, कितना, 3.5 लाख करोड़ येन का 15 से 20 के बीच में जो है भारत में इन्वेस्टमेंट करेंगे, और इस लक्ष्य को हासिल भी कर लिया गया है। अब उन्होंने एक नई घोषणा की है कि आने वाले 5 वर्षों में वो 5 लाख करोड़ येन का इन्वेस्टमेंट जो है भारत में करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है भाई, आप इतना पैसा लेके आ रहे हैं। फिर देखिए, इस समय भारत में लगभग 100 से ज़्यादा जो है जापान की बड़ी कंपनियां पहले से ही काम कर भी रही हैं, ठीक है, ये हो जाता है। अच्छा, अब ये वाला मैप मैंने अपनी मैप की वीडियो में दिखाया था, मुझे लगा हम अगर इंडिया जापान रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें देख लेना चाहिए। देखिए, कई बार क्या होता है, जापान जो है एक आइलैंड है, छितरा हुआ है, बिखरा हुआ है, तो कई बार इन आइलैंड के जो नाम है उनको उत्तर से दक्षिण की तरफ कर्म में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला क्या आता है आपका होक्काइडो, फिर आता है होन्शु, देन आपका कौन सा आता है शिकोकू, फिर आता है कोयशू, देन आता है आपका ओकिनावा। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, मैप की वीडियो में मैंने अच्छे से बताया है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, जापान ने पिछले दशकों में जो जापानी आधिकारिक विकास सहायता है, जिसको जापान ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस ODA भी बोलते हैं, तो भारत इस सहायता का एक सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता रहा है, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दिल्ली मेट्रो। तो दिल्ली मेट्रो में देखिए ODA के उपयोग के माध्यम से जापानी सहयोग जो है मिला है। अब कुछ चंद पॉइंट्स हैं जिन जब भी जापान और इंडिया रिलेशनशिप की बात की जाए तो उन पर बात करनी ज़रूरी है। जैसे
इंडो पैसिफिक ओपन इनिशिएटिव। जब मोदी जी बहुत पहले जापान में गए थे तो उन्होंने इंडो पैसिफिक जो पूरा क्षेत्र है इसको जो है ओपन खुला रखने की बात की थी। ठीक है, तो इस कीवर्ड को हमेशा ध्यान रखिए। देखिए 2+2 बैठक होती है भारत और जापान के बीच में, है ना। इसके बाद क्या है, जो मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है ये हम जापान की मदद से कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन जिसको बोल दिया जाता है। फिर देखिए मिलन अभ्यास में जापान ने फर्स्ट टाइम भाग लिया था। धर्म गार्जियन और मालाबार में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो सैन्य स्तर पर भी हम लोगों में देखिए साझेदारी चल रही है। फिर देखिए क्वाड, ठीक है, इसमें हम बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं जापान के साथ मिलकर। ये तो न्यूज़ में है ही, और क्वाड के बारे में कल की वीडियो में हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो G4 नेशंस का ग्रुप है इसमें भी जो भारत और जापान है वो मिलकर काम कर रहे हैं। ये G4 नेशन कौन है, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए दावा पेश कर रहे हैं। तो जापान भारत की बिड को सपोर्ट करता है और भारत जापान की बिड को सपोर्ट करता है। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है G4 में भारत और जापान के अलावा बाकी की 2 कौन सी कंट्रीज आती हैं, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा क्योंकि मैं सारे कमेंट चेक करती हूँ। ठीक है, तो चलिए ये हमने थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं फ्रेमवर्क देखा इंडिया और जापान संबंधों का, राइट। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF। ये देखिए न्यूज़ में था क्योंकि सेबी ने नया फ्रेमवर्क जो है ETF वगैरह के लिए रिलीज़ किया है। तो उन्होंने क्या टेक्निकल डिटेल्स दी हैं वो तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो तो जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करने वाले भाई बहन हैं वो पढ़ें। हमें लेकिन ETF के बारे में पता होना चाहिए। ETF के बारे में पता हो उससे पहले म्यूचुअल फंड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसके डेफिनेशन में म्यूचुअल फंड आता है। म्यूचुअल फंड होता क्या है, देखिए आप क्या करते हैं, जो आपका मैनेजर होता है उसको बोलते हैं भाई ये मेरा थोड़ा पैसा है या गोल्ड है जो कुछ भी है, इसको आप जो है इन्वेस्ट कर दीजिए म्यूचुअल फंड में। वो जो मैनेजर है वो क्या करेगा, वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में आपके पैसे को लगा देता है। पूरे दिन देखा जाता है कि उन अलग अलग चीज़ों में जो पैसा लगाया उस पर लाभ मिला या हानि हुई, और डे एंड में देखिए जो भी आपका डिविडेंड होता है वो आपको दे दिया जाता है। एक म्यूचुअल फंड में आपने कितनी हिस्सेदारी की थी उस हिसाब से मोटे तौर पर। ETF में क्या फ़र्क है, देखिए ETF में होता क्या है, मान लीजिए ये जो है आपका यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड और साथ में शेयर, इन दोनों का एक हाइब्रिड मॉडल है, एक मिक्सचर है इन दोनों का। तो म्यूचुअल फंड का मतलब है एक बास्केट तो है, एक टोकरी तो है जिसमें अलग अलग चीज़ें रखी गई है। शेयर का मतलब ये हुआ कि जैसे हम शेयर की ट्रेडिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में, इसी तरह ETF की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं शेयर मार्केट में। होता क्या है, मान लीजिए सरकार है उसको थोड़ा पैसा चाहिए, तो वो क्या करेगी, जो उसके कुछ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो उसके कुछ सरकारी बैंक है, उनके कुछ कुछ शेयर लेगी, उन शेयर को सबको मिलाकर एक टोकरी में डाल देगी। जैसे मान लीजिए वो किसका ले ले, गेल का ले ले, इसके अलावा किसका ले ले, OIC का ले ले, किसका ले ले, सेबी का ले ले, और एक टोकरी में डाल दिया। अब इस टोकरी के फिर वो क्या करते हैं, छोटे छोटे हिस्से काट देते हैं, छोटे छोटे हिस्से काट दिए, और मान लीजिए एक हिस्सा मतलब एक ETF, और फिर वो इस ETF को शेयर मार्केट में उतार देते हैं। जो है ETF के जितने हिस्से लेगा उसके पास उतना चला जाएगा। अब ये जो सारा इसके अंदर शेयर्स थे, ऑयल कंपनी का था, बैंक का था, इनके शेयरों में पूरे दिन में उतार चढ़ाव होता रहेगा। तो देखिए इस उतार चढ़ाव के अनुसार से आपकी जो ETF की वैल्यू है वो भी ऊपर नीचे होती रहेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बेस होता है जिसमें गोल्ड हो सकता है, शेयर हो सकते हैं, सिक्योरिटी हो सकती है, डिबेंचर हो सकता है, बॉन्ड हो सकते हैं। उसकी टोकरी जो होती है, उस टोकरी के जो बराबर हिस्से करके शेयर मार्केट में ट्रेड करने शुरू हो जाए तो ये ETF होता है, राइट। बहुत बेसिक सी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, समझ में आ जाए, ताकि नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये डेफिनेशन है। एक वर्ड हमेशा बस ध्यान रखिएगा कि म्यूचुअल फंड और शेयर्स को मिलकर ये बनता है। देखिए क्या है, एक प्रकार का निवेश है जिसे स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीदा और बेचा जाता है। ETF का व्यापार शेयरों में व्यापार के क्या है, समान है। ETF में बॉन्ड या स्टॉक खरीदे या बेचे जाते हैं। ETF भी म्यूचुअल फंड की तरह ही इन्वेस्टमेंट का एक जरिया है जो कई तरह के इंस्ट्रूमेंट या बास्केट समूह में निवेश करता है। लेकिन म्यूचुअल फंड से एक डिफरेंस है कि जहां म्यूचुअल फंड को पूरे दिन में किसी भी समय खरीदा बेचा नहीं जा सकता, वहीं ETF
ETF को दिन की पूरी अवधि के दौरान किसी भी समय बेचा जा सकता है। अब मैंने आपको बताया एक बास्केट होती है किसकी, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की, वो क्या क्या हो सकते हैं, स्टॉक, बॉन्ड, कमोडिटीज, विदेशी मुद्रा, मुद्रा बाजार उपकरण या कोई अन्य सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर इन सबको अलग अलग को मिलाते। अच्छा, एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल मेरे को जस्ट अभी दिमाग में आया। मान लीजिए आप रोज़ाना क्या करते हैं, एक केक का या आप कह सकते कि ब्राउनी आप खरीद के खा लेते हैं, 200 रुपीज़ का एक पीस आता है। आपकी मम्मी आपको डेली डांटती है कि क्या आप तुम डेली एक ही ब्राउनी खा लेती हो, अगर किस दिन तुम्हारी ब्राउनी जो है ख़राब निकल गई तो पूरा का पूरा 200 रुपीज़ तुम्हारा वेस्ट जाएगा, या फिर ये हेल्दी ऑप्शन भी नहीं है, रिस्क है इसको खाने में। तो अगली बार आपने क्या किया, एक दिन आपने सोचा यार मम्मा रोज़ डांटती है तो क्यों ना मैं आज सैलेड जो है ऑर्डर कर लूँ। तो आपने 200 रुपये की फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड ऑर्डर कर ली। तो देखिए पैसे 200 ही लगाए, पहले इन 200 में आप सिर्फ एक चीज़ खरीद रहे थे, ब्राउनी, लेकिन अब आपने सैलेड खरीदी, इसमें कुछ एप्पल है, कुछ कुकुम्बर है, कुछ बीट रूट है, कुछ ग्रेप्स है, तो देयर आर वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, है ना। अब मान लीजिए कुकुम्बर का टेस्ट आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हो सकता है एप्पल बहुत मीठा है, ग्रेप्स बहुत अच्छे हैं, तो आपने जो पैसे अपने 200 रुपये लगाए वो कहीं ना कहीं रिस्क कम हो गया और वो मोर हेल्दी ऑप्शन है। सेम ETF है, अगर आप किसी एक कंपनी के शेयर में बस पैसा लगा रहे हैं तो अगर उसके शेयर गिरे तो आप भी गिरे धड़ाम, है ना। लेकिन अगर आपने ETF में पैसा लगाया, अलग अलग कंपनीज के में आपने पैसा लगाया, कुछ कंपनीज में पैसा ऊपर नीचे होगा लेकिन कुछ में जो है दूसरे तरीके से होगा, तो मिला जुला के रिस्क जो है आपका थोड़ा मेंटेन रहता है, थोड़ा आपका पैसा सिक्योर रहता है। दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस। और अच्छा हुआ मुझे एग्जाम्पल याद आ गया, नहीं तो मैं वीडियो के बाद सोचती कि यार ये बता देना चाहिए था। खैर, मुझे उम्मीद है कि अब आप इसको समझ गए होंगे, राइट। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, मंकी पॉक्स। ये हमारा देखिए लास्ट टॉपिक भी है। आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर में पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था कि मंकी पॉक्स क्या है, एक वायरल जूनोसिस है, या इसको आप बोलते हैं देखिए जो वायरस ट्रांसमिट हो जाते हैं ह्यूमन से एनिमल्स में। मैंने आपको बताया था ना जो जूनोसिस वायरस होते हैं थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पढ़ाई के पर्पज से। तो देखिए ये जो वायरस है ये सिमिलर है जैसा हमने स्मॉल पॉक्स पेशेंट्स में देखा था, यानी कि सिम्टम्स इसके वैसे ही है, हालांकि थोड़ा सा लेस सीवियर होता है। इससे देखिए फीवर हो जाता है, ठीक है, स्किन आपकी फटने लगती है, बहुत थकान होने लगती है, और फिर आप बाद में देखेंगे अगर पिक्चर दिखाइए तो इस तरह की देखिए आपके स्किन के ऊपर ये छाले टाइप का कुछ बन जाता है। तो मंकी पॉक्स के आप कह सकते हैं सिम्टम्स हैं। अगर आप देखें तो कनाडा में इसके 2 केस मिले हैं, US में देखिए 2 केस मिले हैं, यूरोप में तो 100 से ज़्यादा केस मिल गए, इजराइल में भी 1 मिला है, ऑस्ट्रेलिया में भी देखिए 1 केस मिला। भगवान का शुक्र है भी इंडिया में नहीं मिला, हम बचे हुए हैं, है ना। तो खैर अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए बेल्जियम ऐसा पहला देश बन गया है जहां पर मरीजों के लिए, कौन से, मंकी पॉक्स वाले मरीजों के लिए 21 दिन का क्वारंटाइन पीरियड कंपलसरी कर दिया गया है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि किसी भी देश में अगर इस बीमारी का एक भी मामला मिलेगा तो उसको आउटब्रेक माना जाएगा, राइट। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा अब बेसिक डिटेल की बात करते हैं। तो 1970 में पहली बार ये बंदर में मिली थी, मंकी में मिली थी, जिसके बाद इसका नाम मंकी पॉक्स रख दिया। फिर ये 10 अफ्रीकी देशों में फैल गई थी। 2003 में पहली बार अमेरिका में, 2017 में नाइजीरिया में इसका बहुत बड़ा आउटब्रेक हुआ था। अब देखिए क्या है, ये एक वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से ये होती है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इज इट अ बैक्टीरियल डिजीज़ और इज इट अ वायरल डिजीज़। तो ये क्या है, वायरस से होने वाली एक बीमारी है और डबल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है। कई बार पूछ लिया जाता है सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड वायरस है जो ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मंकी पॉक्स ये खत्म होता है, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने संस्कृत या इसके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।